हे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़ेदार सेशन जिसमें आने वाला है आपको बहुत ही मज़ा। और ये सेशन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इतिहास की पहले पढ़ाता हूँ मैं आपको। चलिए ले चलते हैं इतिहास की तरफ। एकदम मज़े से पढ़ेंगे, एकदम बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इतिहास की तरफ, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्वालिटी वाला। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होता है स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। वो ये क्या कहेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान, याद रखना 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह, है ना, देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया, ठीक है। आप लोग एकदम इसको याद ही कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। क्या करना है कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी ने आधुनिक राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया, है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसे नए विचार प्रस्तुत किए। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया गया और पेरिस में बोली एवं लिखी जाने वाली फ्रांसीसी भाषा को देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग याद कर लीजिए। ये सरल क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ और सरल के साथ साथ ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आपके लिए, ठीक है। तो इनको आप एकदम बेसिक से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होता हुआ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए एक मिनट, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, क्या है कुलीन वर्ग? क्या है कुलीन वर्ग? कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कुलीन वर्ग
और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो किस किस की विशेषताओं को स्पष्ट करना है? कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग की, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग की, ठीक है, नए मध्य वर्ग की और कुलीन वर्ग की, ये दोनों की महत्वपूर्ण विशेषता हम लोगों को बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं कि विशेषता बताने के लिए क्या कहेंगे। कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या कहेंगे? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग, ठीक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्या था? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ। क्या हुआ? समझना कि यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ, ठीक है, वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या कहेंगे? औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, धार्मिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग औद्योगिकरण के कारण, है ना, यानी ये कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। किसकी हैं? कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की विशेषताएं हैं, ठीक है। पहली विशेषता हमने ये बता दी। दूसरी विशेषता ये बता रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति, है ना, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। तो एक बार फिर से रीड करा देता हूँ जाके इसके लिए आपको समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में, ठीक है, पश्चिमी और मध्य भागों में यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई पश्चिमी और मध्य भागों में। तो यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में
औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या कहते हैं, देखिए दूसरी विशेषता कहते हैं औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। यानी यही लोग थे जिनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे शहरों का विकास हुआ था। ठीक है। आइए इसके आगे और भी है थोड़ा, क्या कहता है। तीसरी विशेषता है ये कि कुलीनों को प्राप्त विशेष अधिकारों की समाप्ति के पश्चात, यानी जो कुलीन को विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद शिक्षित और उदारवादियों के बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। इसके राष्ट्रीय एकता हो, ठीक है, उसके विचार प्रस्तुत हुए। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से, आपको ये वाला जरूर याद कर लेना चाहिए मेरी दृष्टि से। तो ठीक है, आप लोग याद ही कर लेना। क्या 19वीं सदी की बात इसमें भी की है। 19वीं सदी में, है ना, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए, 19वीं सदी में किसमें, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी इन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। पहला प्रभाव क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। ठीक है, क्या प्रभाव है ये, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके हमें 4 उत्तरदायी कारण लिखने हैं। यूरोप में, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तरदायी भी है वो इन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो वही ये कारण है। ठीक है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। ठीक है, ये अगली है। तो औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव, इन प्रक्रियाओं ने यूरोप के देशों में
नए सामाजिक समूह को अस्तित्व में लाया। ठीक है, इन प्रक्रियाओं ने क्या किया? यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाया। उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र के लोग आदि। ये लोग जो है अस्तित्व में आ गए थे कि हम भी करेंगे अपने देश का विकास, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था कि जो बढ़ोतरी हुई थी उनके कामों में। ठीक है, तो वही कहेंगे औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। इन प्रक्रियाओं ने यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूह, ठीक है, नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाया। उदाहरण के लिए औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी और सेवा क्षेत्र के लोग आदि। थर्ड क्या कहेंगे? रूमानीवाद का प्रभाव। रूमानीवाद का प्रभाव। ठीक, अगली हेडिंग यहाँ से भी है। 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था। कब था? 18वीं सदी में। पहला भी प्रभाव है रूमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव। ठीक है, रूमानीवाद आप जानते होंगे, एक भावना है। ठीक है, एक हमारे अंदर का विचार है। ठीक है, 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था। 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलयात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए एक रूप का विकास करना चाहते थे। है ना? क्या कहना चाह रहा है? समझ लेना एकदम अभी के अभी, याद कर लो प्रश्न को अभी के अभी, कि रूमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलयात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? पहले कहेंगे रूमानीवाद का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रादुर्भाव था, जो समाज में एकलयात्मक, साहित्यिक व बुद्धिवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्या है? अगला है उदारीकरण तत्कालीन। ठीक है, ये भी हेडिंग है। उदारीकरण तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की। ठीक है, उदारीकरण तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। ठीक है, हो गया। चल, एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, क्या है वो देख लीजिए आप एकदम बढ़िया तरीके से, कि एकीकरण के समय हुई प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट कहेंगे इसको, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। सेना नियमित सैनिकों यानी, ठीक है, और सशस्त्र सेवकों ने यानी कि
संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। ठीक है। सेना ने दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रही। ठीक है। 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। टोस्कानी, मोडेना, पर्मा और पोप के राज्यों ने सार्डिनिया के साथ हाथ मिला लिया। 1860 तक पूरे मध्य इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति के पीनमांट के साथ मिला लिया गया। ठीक है। अभी मैं आपको टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप लोग सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है। वियना की संधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। वियना की संधि के प्रमुख बिंदु निम्न थे। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो, यानी बूब नहीं बूर्बो। ठीक है। क्या है? बूर्बो। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे बूब नहीं होगा, बूर्बो। क्या होगा? बूर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया। ठीक है। क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। ठीक है। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई थी। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया था। क्या? समझ लेना भैया जी कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमा पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। अब यार तुम तो यही भूल गए होगी कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है? वियना की संधि के बारे में। वियना की संधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई थी। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। ठीक है। अगला है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्या है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये याद कर लिया, समझे, ये तो पेपर में आ ही गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया? ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया? इसका
क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 में, ठीक है, वर्ष 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक दमनकारी एक्ट था। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक दमनकारी एक्ट था। इसके अंतर्गत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को नष्ट करने का अधिकार दिया गया था। भारतीयों ने इस एक्ट के प्रति अपनी असहमति निम्न प्रकार से प्रकट की, है ना, और इसका बताया गया है कि इसका विरोध कैसे किया गया। इसका विरोध इस प्रकार से किया गया है। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक शवन अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। दूसरा, विभिन्न शहरों में रैली का आयोजन किया गया था। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए और अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध सभाएं हुई। यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। इसने असहयोग आंदोलन की नींव को चिह्नित किया। ठीक है, आगे है, इसमें क्या लिखा था कि इसका क्या परिणाम हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ। परिणाम उस तरफ है, चलिए चलते हैं। क्या परिणाम हुआ देख लीजिए। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की। इस घटना के उत्साहित लोगों ने बैंकों, डाकघर और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया। फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। ठीक है, आइए अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो की तरफ, क्योंकि आज क्या है, यहाँ पर गाना बज रहा है, इसलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग इन 6 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए एकदम बेस्ट। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके 2023 के लिए। ठीक है, इनको अगर आपने याद कर लिया तो समझो आपका काम बन गया। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन आंसर 6वां भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आपको ये समझना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको दे दिया, तो आप याद कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।